आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य वंश की, यानी जिसे हम सबसे सक्सेसफुल वंश कह सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में दो वंश ऐसे हैं, एक मौर्य वंश और दूसरा गुप्त वंश, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं या सबसे ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली वंश। या क्या बात करेंगे मौर्य वंश की, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अगर आपने अभी तक उनके वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आई बटन को दबा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश के बारे में। ये जो वंश था ये चला है 322 बीसी से लेकर के 165 बीसी तक, यानी आज़ादी हम बेसिकली कह सकते हैं जो 0 सेंचुरी था उससे 165 साल पहले, यानी 322 से लेकर के 122 तक। चलिए ये था वो साम्राज्य जो कि अशोक ने फैलाया है। यू कैन सी डैट कि अशोक ने पूरा का पूरा साम्राज्य कंप्लीट इंडिया को कवर करते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की तरफ कंधार तक की पूरा का पूरा फैला लिया था। इसी वजह से अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी गई थी। मैंने आपसे बोला ना कि ये वो साम्राज्य है या वो वंश है जिसने सबसे बड़ा विस्तार किया है। कहा जाता है कि उस समय भारत को 16 महाजनपद में डिवाइड किया गया था और अशोक ऐसा राजा रहा है जिसने 16 के 16 महाजनपदों में अपना एक छत्र शासन किया था। चलिए हम बात करते हैं इसी के आगे। सबसे पहले इस वंश में कुल 10 राजा आए हैं। सो हम 10 के बारे में नाम पढ़ लेते हैं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, देन उसके बाद गद्दी पे बैठे कुणाल, देन दशरथ, देन संप्रति, देन शालिशुक, देन देवबर्मन, देन सद्धन्वन, देन बृहद्रथ। सो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार और अशोक के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो केवल बृहद्रथ का नाम याद रखना है, बाकी राजाओं के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और ना ही उनके बारे में फैक्ट अवेलेबल हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसने शासनकाल किया है 322 से लेकर के 298 बीसी तक। इसका बेसिकली जो ये राजवंश था, इससे पहले नंद वंश का राजा धनानंद का शासन था। तो धनानंद के महामंत्री में या उनके साम्राज्य में एक मंत्री थे कौटिल्य, या जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, जिनका अपमान कर दिया था धनानंद ने, ये कह करके कि ब्राह्मणों को राजपाट में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस बात का अपमान का बदला लेते हुए चाणक्य ने मौर्य वंश के एक लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उसके थ्रू पूरे भारत उसको धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री के रूप में चाणक्य ने काम किया। उसके बाद इसके बेटे बिंदुसार के समय पे भी चाणक्य ही महामंत्री रहे हैं। इनकी इस समय की राजधानी जो उन्होंने बनाई है वो थी पाटलिपुत्र। इसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से को 305 बीसी में पराजित किया था। यानी सिकंदर तो भारत आया नहीं था, वो पोरस क्रॉस कर ही नहीं पाया था, व्यास नदी को पास नहीं कर पाया था। व्यास नदी से पहले पोरस के राजा से युद्ध किया, देन घबरा के वापस चला गया था, परंतु उसके बाद में उसका सेनापति सेल्यूकस भारत आया था, जिसके समय पे चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन चुका था और उसने युद्ध किया। युद्ध के बाद वो हारा और हारने के बाद उसने दहेज के तौर पर या संधि के तौर पर कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान जैसे प्रदेशों को एज ए गिफ्ट तौर पे गिफ्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसी के साथ साथ उसने अपनी बेटी कर्नालिया, यानी हेलेना कहा जाता है, हेलेना का विवाह भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये एक तरीके का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह मिलता है जो कि आज से लगभग 2300 साल पहले हुआ था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे एक बहुत बड़ा राजदूत आया था जिसका नाम है मेगास्थनीज। बहुत फेमस किताब भी है इसकी, इंडिका, जिसमें बहुत सारा वर्णन मिलता है उस समय के भारत का। अपने जीवन काल में उसने जैन धर्म को अपना लिया था अंत समय में, और सिंहासन को त्याग करके जैन महामुनि भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलगोला में जा करके अपना अंतिम जीवन व्यक्त किया और वहीं पे प्राण त्याग दिए अपने। यानी जिस तरीके से जैन धर्म तपस्या करते हुए अंतिम जीवन बिताते हैं, वैसा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सबसे पहले ये कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र। उसने किससे शादी करी, तो हेलेना से। कौन सा राजदूत आया था, मेगास्थनीज। और उसने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, जैन धर्म। उनके जैन गुरु का नाम क्या था, भद्रबाहु। ये सारे रेड मार्क से जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो सारे के सारे उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं उनके बेटे बिंदुसार, जो कि शासक बने 298 से लेकर 271 तक। इनको अमित्र घाट या एमिट्रोगेडीज भी कहा जाता है। इन्होंने जो धर्म स्वीकार किया था उसका नाम है अजीवक। एक बहुत फेमस कोट है इनके लिए, सन ऑफ फादर एंड अ फादर ऑफ सन।
मतलब पिता के बेटे और बेटे के पिता, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं इसलिए भी फेमस हैं और अशोक के पिता हैं इसलिए भी फेमस हैं। एज कंपैरिजन कुछ साउथ के संगम जो साहित्य है उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये भी माना जाता है कि बिंदुसार ने दक्षिण के राज्यों पर भी शासन किया था या उनके ऊपर युद्ध करने की कोशिश करी थी। इसके बाद और जो चीज़ें मिलती हैं वो ये है कि सीरिया के राजा एंटियोकोडस ने डाईमाइकस नाम के राजदूत को भी भेजा था। ये राजदूत के नाम कभी कभी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि ये राजदूत भारत कब आया था या किसके शासनकाल में आया था। चलिए, इनके बाद इनके बेटे बने अशोक महान, साम्राज्य पे गद्दी संभाली। 269 से लेकर 232 तक इन्होंने शासन किया है, 37 सालों तक शासन किया है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 91 भाइयों का वध करने के बाद, कत्ल करने के बाद खुद गद्दी पे बैठा था और एक महान राजा के तौर पर उसने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया। यू कैन सी डैट कि ईरान, इराक, अफ्रीका तक के यहाँ पे अशोक ने अपना साम्राज्य फैला लिया था, बहुत सारी संधियाँ करके या कुछ भी करके। तो ये अशोक का साम्राज्य आप देख सकते हैं कि किस लिए अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें साल पे कलिंग पर एक आक्रमण किया और उसके बाद वो उस युद्ध क्षेत्र में गया तो उसने बहुत सारे हत्याएं होने के बाद लाशों को देखा, जिससे काफ़ी विचलित हो गया। उसी समय पे एक बौद्ध धर्म का भिक्षुक था जिसका नाम था उपगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उपगुप्त, कई बार पूछा गया है। अशोक ने कौन से बौद्ध धर्म अनुयायी को फॉलो करते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो उसका नाम है उपगुप्त। तो ये है उपगुप्त, जिसके अलावा उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उसके बाद युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उसके प्रचार प्रसार में फैल लग गया एकदम। उसने अपने सारे बच्चों को, राजाओं को इसको फैलाने के लिए श्रीलंका, अफगानिस्तान, एशिया, मिस्र, यूनान में भी इसका प्रचार प्रसार कराया। इसीलिए कंबोडिया में, थाईलैंड में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इंडोनेशिया में, यहाँ पे जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र और जो शेरों की त्रिमूर्ति स्थान है वो सब भी बौद्ध स्तूप को अशोक के समय पे ही बनवाया गया है। इसे अशोक की लाट भी कहा जाता है। अशोक के द्वारा चोल, पांड्य, यूनानी राजाओं के लिए 5 राज्यों का बौद्ध मिशनरी भी भेजा गया कि इन राज्यों में जाकर के वो बौद्ध धर्म को एक्सपेंड करे। इसके अलावा श्रीलंका, जिसके सिलोन कहा जाता था, स्वर्ण भूमि, ये बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी इसने अपने मिशनरियों को भेजा और बौद्ध धर्म का प्रसार कराया था। ये आप देख सकते हैं कि सातवाहन गेटवे बना हुआ है सांची में, जो सारनाथ के एंट्री पॉइंट पे बना हुआ है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही साथ अशोक पिलर जो सारनाथ में बना हुआ है, जिसे भारत की राष्ट्रीय चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ फेमस जो बच्चे थे इनमें से जिनका नाम प्रसिद्ध में आता है तो महेंद्र, तीवर और कुणाल आते हैं। और तालुका जो उन्होंने अशोक के प्रमुख पुत्रों में आता है। पुत्रियों में इसका संघमित्रा और चारुमती इसकी 2 पुत्रियां थी और बहुत सारे पुत्र थे। उसमें जो मुद्रा थी अशोक के समय पे उसका नाम था पर्ण। माना जाता है कि न्यूनतम वेतन 60 पर्ण होता था और मैक्सिमम 48,000 पर्ण होता था। सैन्य व्यवस्था बहुत गजब की थी अशोक के समय पे। 6 समितियां होती थी, हर समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। जो 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे वो बेसिकली पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौ सेना की व्यवस्था कर रखी थी। जो सर्वोच्च अधिकारी था उसका नाम अनंतपाल कहलाता था। इसके अलावा राज्य को सुचारू रूप से चला करने के लिए पूरे के पूरे भारत साम्राज्य को उसने 4 प्रांतों में बांट दिया था जिन्हें चक्र कहा जाता था। इसके अलावा इसीलिए वो चक्रवर्ती सम्राट बने। इन्होंने ग्राम की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे ग्राम कहते हैं, सबसे बड़ी इकाई को संग्रहण कहा जाता था, जो स्थानीय अधिकारी था उसको स्थानिक कहते थे। और गोप 10 गांव की व्यवस्था थी, यानी 10 गांव की व्यवस्था किसी को कर दी तो उसको कहा जाता था गोप। तो ये बहुत सारे टर्म हैं इसकी अशोक की सैनिक व्यवस्था में जिनके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि गोप का मतलब क्या है, तो 10 राज्यों की 10 गांवों की व्यवस्था। चक्र का मतलब क्या है, 4 प्रांत जो बताए गए थे वो चक्र थे। संग्रहण क्या है, 100 गांवों के समूह को संग्रहण कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसके बाद जो शासक आए हैं उनमें से कुणाल है जो कि 4 वर्ष तक रहे, दशरथ 4 वर्ष तक, संप्रति 9 वर्ष तक, शालिशुक 13 वर्ष, देव बर्मन 7 वर्ष, संत धनवन आपके 8 वर्ष और बृहद्रथ केवल 2 वर्ष रहे। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। इसके बाद शुंग वंश का शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो यू कैन सी कि अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा शुंग वंश को लेकर के, जो कि 185 से लेकर के 75 BC तक रहा है। तो जुड़े रहिए, अगले वीडियो को भी देखिए ताकि एक बार एक सीरीज में आपके एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।